हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कास्टिंग एंड मोल्डिंग को। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम सॉलिडिफिकेशन एंड कूलिंग को, कि आप क्या अगर हमने कास्टिंग कर दिया है तो उसको सॉलिडिफाई कैसे करेंगे और साथ ही साथ उसको कूल कैसे करेंगे, उसका डिस्कशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम सॉलिडिफिकेशन एंड कूलिंग में उसमें देखते हैं कूलिंग कर्व, कि कूलिंग कर्व क्या होगा। कूलिंग कर्व किसका देखेंगे हम लोग? कूलिंग कर्व फॉर ए प्योर मेटल ड्यूरिंग कास्टिंग। तो प्योर मेटल का हम प्योर मेटल का हम क्या कर रहे हैं कि कूलिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए कूलिंग कर्व क्या हो जाएगा अगर हम कास्टिंग में प्योर मेटल का कूलिंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यह कूलिंग कर्व है प्योर मेटल का। हमने पिछले क्लासेस में भी डिस्कस किया है कि कूलिंग कर्व में क्या होता है कि यहाँ पे जो इनिशियली हम क्या करते हैं, ये पोरिंग टेम्परेचर है हमारे पास। तो 1 पे हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल को पोर कर रहे हैं, तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर फ्रीजिंग टेम्परेचर तक आएगा। वहाँ तक वो क्या करेगा, एक हीट रिलीज करेगा। जो हीट रिलीज करेगा आपका ये लिक्विड कूलिंग होगा। यहाँ पे जो आपका पोरिंग मटेरियल के साथ हीट था वो हीट निकल जाएगा। यहाँ पे जो लिक्विड स्टेट में स्पेसिफिक हीट था वो हीट आपका यहाँ से रिलीज होगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगा। यह पॉइंट पे फ्रीजिंग स्टार्ट होगा। यह वह पॉइंट है जहाँ पे फर्स्ट ड्रॉपलेट ऑफ सॉलिड स्टेट यहाँ पे फॉर्म होगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा, जो लास्ट ड्रॉपलेट होगा लिक्विड का वो खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रीजिंग स्टार्ट होगा, यहाँ पे फ्रीजिंग क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम क्या करते हैं, ये कूल होता है आपका। सॉलिड कूलिंग यहाँ पे होती है। तो जो सॉलिडिफिकेशन टाइम है वो टाइम क्या है, वो मटेरियल को जो आपका पोरिंग टेम्परेचर पे था और उसको जब आप फ्रीजिंग टेम्परेचर पे लेके आ गए, तो ये जो बीच का टाइम है वही आपका क्या है, सॉलिडिफिकेशन टाइम है, जो कि टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम है। फ्रीजिंग स्टार्ट होना और फ्रीजिंग खत्म होने के बीच का जो टाइम है वो लोकल सॉलिडिफिकेशन टाइम है। तो ये यहाँ पे 0.2 to 0.3 जो कि फ्रीजिंग जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म हो रहा है वहाँ पे एक हीट रिलीज करना होगा, और वो हीट हमारा क्या है कि वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। तो इस तरह से आपने देखा कि प्योर मेटल को हम कैसे क्या कर सकते हैं, कूल कर सकते हैं। कि प्योर मेटल क्या होता है, पोरिंग टेम्परेचर से फ्रीजिंग टेम्परेचर तक आता है। पोरिंग टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जहाँ पे मोल्टेन मेटल को हम पोरिंग करते समय हम हीट करते हैं। जब कूलिंग करेंगे तो उस समय तो पोरिंग टेम्परेचर पे होगा, उसको कूल करना है, तो उससे क्या करना होगा, पहले लिक्विड स्टेट का जो स्पेसिफिक हीट है उसको निकालेंगे। तो लिक्विड स्टेट का स्पेसिफिक हीट रिलीज होगा यहाँ से, तो वो जो कूलिंग होगा वो कौन सा कूलिंग होगा, आपका लिक्विड कूलिंग होगा। फिर क्या होगा, उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालना पड़ेगा उसमें से, और फिर उसमें क्या होगा, सॉलिड कूलिंग होगा। यहाँ पे जो सॉलिडिफिकेशन टाइम होगा उस टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम होगा, और वो बात होती है यहाँ पे 1 से 3 के बीच में। फ्रॉम द पोरिंग टेम्परेचर टू आपका क्या होना चाहिए, उसको फ्रीजिंग टेम्परेचर पे आएंगे। अगर हम रूम की टेम्परेचर की बात करेंगे तो वो भी हो सकता है, बट यहाँ पे जब भी टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम की बात हो तो वो पोरिंग टेम्परेचर से लेके आपका फ्रीजिंग टेम्परेचर तक की बात हो रही है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे प्योर मेटल का कूलिंग को, अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट में एलओआई का कूलिंग करते हैं। तो कूलिंग कर्व डिस्कस करेंगे किसका, एलओआई का। वो एलओआई है जिसका हमें कूलिंग कर्व डिस्कस करना है। तो उसके केस में कूलिंग कर्व होगा, तो एलओआई है तो ऑब्वियसली कि 2 कंपोनेंट्स होंगे, उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, तो एक का फ्रीजिंग अलग होगा, दूसरा का फ्रीजिंग अलग होगा। तो यहाँ पे 0.1 है जहाँ से आपका पोरिंग टेम्परेचर है, और ये 0.1 है पोरिंग टेम्परेचर है। ये धीरे धीरे आपका क्या हो रहा है, मटेरियल को हम क्या कर रहे हैं, एक टेम्परेचर तक लिए हैं जहाँ पे एक कंपोनेंट फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रीज स्टार्ट होगा, एक कंपोनेंट आपका क्या करेगा, फ्रीज स्टार्ट होगा, तो वो जो टेम्परेचर होगा वो लिक्विडस टेम्परेचर होगा। और जहाँ मतलब एलओआई का जहाँ पे कोई एक कंपोनेंट क्या हो, आपका लिक्विड स्टेट में बनना स्टार्ट हो जाए और सॉलिड स्टेट बनना स्टार्ट हो जाए, उसको बोलते हैं कि आपका क्या है, वो यहाँ पे फेज चेंज हो जाएगा। ये अगर लिक्विड फेज में है तो यहाँ पे हो सकता है कि लिक्विड इस रीजन में क्या हो जाएगा, लिक्विड प्लस क्या हो सकता है, अल्फा फेज हो या बीटा फेज हो या गामा डेल्टा फेज हो, सम फेज होगा। लिक्विड फेज होगा, साथ ही साथ क्या होगा, आपका अल्फा फेज होगा। इसमें यहाँ पे ये आपका सिंगल फेज रीजन है, ये क्या है, 2 फेज रीजन है। इसमें 2 फेज होंगे, तो यहाँ पे 2 फेज है, तो ये इसलिए 2 फेज है, एक लिक्विडस टेम्परेचर आएगा और दूसरा सॉलिडस टेम्परेचर होगा। ये सब हम जान सकते हैं, हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स रेफर कर सकते हैं इसके लिए, जिसमें हमने फेज डायग्राम डिस्कस किया। तो ये आपका
आपका क्या है कि ये इसमें जो आपका ये लिक्विड स्टेट में रहेगा मटेरियल, यहाँ पे से आपका लिक्विड फेज में होगा, साथ ही साथ अल्फा फेज में होगा। तो ये आपका लिक्विडस टेम्परेचर है और यहाँ पे क्या होगा, सॉलिडस टेम्परेचर है। इस कंडीशन में भी आपका उसके बाद क्या होगा, ये इस तरह से आपका लिक्विड सॉलिड कूलिंग होगा। ये आपका लिक्विड कूलिंग है और फिर आपका क्या है 1 to 2 लिक्विड कूलिंग है, 2 to 3 आपका 2 फेज कूलिंग है, आपका 2 फेज रीजन में है, आपका 3 to 4 आपका क्या है सॉलिड कूलिंग है। ये भी आपका सिंगल फेज होगा। तो स्टार्टिंग में भी सिंगल फेज है, ये भी सिंगल फेज है, बट यहाँ पे 2 फेज रीजन आपका हो जाएगा। तो 1 और 3 के बीच में जो भी टाइम लगेगा वो आपका हो जाएगा टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम। वो टाइम आपका क्या होगा, टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम। 2 to 3 जो है आपका लिक्विडस टेम्परेचर से सॉलिडस टेम्परेचर के बीच में जो हम क्या करते हैं उसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। इसमें एलओआई का जो लेटेंट हीट होगा वो यहाँ से रिलीज होगा। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया कूलिंग कर्व, और किसके लिए, यहाँ पे एलओआई के लिए हमने डिस्कस किया है कूलिंग कर्व को। आगे कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि अगर आपका कूलिंग कर्व होगा प्योर मेटल्स का, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, एक सर्कुलर आपका ड्रॉपलेट्स बनना स्टार्ट होगा, फिर आपका क्या होगा इस तरह से कॉलमनर आपका बनेगा। तो ये आपका स्टार्ट होगा स्किन से, फाइनली ग्रेन्स बनेंगे और फिर क्या हो जाएगा निडल्स बनेंगे। इस तरह का शेप होगा और ये जब हम कूलिंग करेंगे किसका, प्योर मेटल का। वहीं पे अगर हम कूलिंग करेंगे द ग्रेन्स ग्रो इनवर्डली एज नीडल्स और स्पाइंस ऑफ सॉलिड मेटल नोन एज डेंड्रिटिक ग्रोथ। तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है ग्रेन से और धीरे धीरे वो क्या कर रहा है आगे ग्रो करेगा, और वो या तो नीडल्स के फॉर्म में या स्पाइंस के फॉर्म में आपका ग्रोथ करेगा। इसलिए इस ग्रोथ का नाम क्या है, डेंड्रिटिक ग्रोथ। ये आपका डेंड्रिटिक ग्रोथ है। तो प्योर मेटल्स में क्या होगा, डेंड्रिटिक ग्रोथ होगा। वहीं पे अगर हम बात करेंगे एलॉय का, तो उसमें क्या होगा, इसमें तो क्या होंगे ग्रेन्स भी होंगे, इसका स्पाइंस भी होंगे, नीडल्स भी होंगे, लेकिन क्या होगा एक दूसरा जो कंपोनेंट होगा उसके कारण इस पर क्या होगा एक अलग टाइप का ग्रेन होगा। ये ग्रेन 1 है तो ये ग्रेन 2 आपका हो जाएगा। तो और ये बाकी बीच में स्पाइंस या नीडल्स तो बनेंगे ही। तो अभी नेक्स्ट हम डिस्कस कर देख सकते हैं कि ये हम बात करते हैं, इसको इरेज करते हैं जो रिटर्न है। तो एलओआई का अगर हम बात करेंगे कूलिंग कर्व को, तो एलओआई का अगर हम कूलिंग कर्व देखेंगे तो इसमें क्या होगा, ये एलओआई का कूलिंग कर्व है। यहाँ पे फ्रीजिंग स्टार्ट होगा, फ्रीजिंग कंप्लीट होगा। तो अभी हमने देखा भी लास्ट स्लाइड में कि एलओआई का कैसे आपका होगा। यहाँ पे पोरिंग टेम्परेचर है और पोरिंग टेम्परेचर से आगे आपका लिक्विडस टेम्परेचर आएगा, फिर आपका जहाँ पे फ्रीजिंग स्टार्ट होगा और सॉलिडस टेम्परेचर पे पूरा फ्रीजिंग कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका 2 फेज रीजन है, ये 1 फेज रीजन है और ये भी 1 फेज रीजन है। ये 2 फेज है, ये 1 फेज है और ये भी 1 फेज है। अगर हम इसकी बात करेंगे, हम देख सकते हैं इसका बाइनरी फेज डायग्राम। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका पूरा लिक्विडस सॉल्यूशन होगा, ये देख सकते हैं लिक्विड सॉल्यूशन होगा, और यहाँ पे सॉलिड स्टार्ट होगा। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो पूरा लिक्विड होगा, ये इसमें यहाँ पे क्या करेगा सॉलिड स्टार्ट होगा। इसलिए इस रीजन में आपका क्या है लिक्विड और सॉलिड दोनों है। ये हमने बाइनरी आइसोमॉर्फस सिस्टम है, यह हमने डिस्कस किया इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लेक्चर्स में। और ये आपका क्या है सॉलिडस, आपका ये सॉलिडस आपका टेम्परेचर होगा यहाँ पे, और ये सॉलिडस लाइन है आपका। तो इसके बाद क्या जो भी रीजन होंगे वो सॉलिड का लाइन होगा, ये सॉलिड सॉल्यूशन यहाँ पे होंगे। तो आपका यहाँ इसमें भी क्या होगा, स्किन होगा, ग्रेन होगा, 2 टाइप का ग्रेन होगा, नीडल्स बनेंगे। इसमें जो ग्रेथ होगा वो डेंड्रिटिक ग्रोथ तो होगा ही, फॉलोड बाय मसी जोन, एक मसी जोन बनेगा। और ये मसी जोन क्या है, ड्यू टू टेम्परेचर स्प्रेड बिटवीन द लिक्विडस एंड सॉलिडस द सॉलिड लिक्विड रीजन और मसी जोन विल फॉर्म। तो इसमें क्या होगा कि जो ये सॉलिड लिक्विड रीजन बनेगा उस सॉलिड लिक्विड रीजन को हम क्या बोलते हैं, ये मसी जोन बनाएंगे। जो 2 फेज रीजन होगा वो 2 फेज रीजन हमारा क्या है, जो सॉलिड और लिक्विड का रीजन होगा वो रीजन क्या हो जाएगा, मसी जोन हो जाएगा। उसको मसी जोन हम लोग बोलते हैं, इसका नाम मसी जोन है। तो इसमें तो डेंड्रिटिक ग्रोथ होगा, साथ ही साथ क्या होगा मसी जोन बनेगा। बट अगर प्योर मेटल्स का आप डिस्कस करेंगे तो उसमें ओनली डेंड्रिटिक ग्रोथ होगा, उसमें कोई भी मसी जोन आपका नहीं। आगे हम डिस्कस करते हैं और कुछ पॉइंट्स जो सॉलिडिफिकेशन एंड कूलिंग में आपका काम है। ये मोल्टेन मेटल है हमारे पास, जो कि आपका मोल्डिंग सैंड के अंदर, मोल्ड के अंदर है। ये मोल्ड है हमारे पास और उसमें मोल्टेन मेटल हमने पोर कर दिया। तो जब हम सॉलिडिफाई करेंगे तो इससे क्या होगा, हीट निकलेगा।
हीट रिलीज होगा आपका। जब इसको हम कूलिंग करेंगे तो इसमें से क्या होगा, हीट रिलीज होगा। तो जो हीट रिलीज होगा, जो हीट रिमूव होगा, जो जिसका हीट का हमें क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, तो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र होंगे। हमने मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र पढ़ा है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे मटेरियल हमारा इनिशियली क्या है, वो पोरिंग टेम्परेचर है। पोरिंग टेम्परेचर है, उसको क्या करना है, हमें फ्रीजिंग टेम्परेचर स्टार्ट करना होगा। तो फ्रीजिंग टेम्परेचर तक हमें ले जाना है। तो यहाँ से हमें रिलीज करना होगा। क्या रिलीज करना होगा, सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट हमें क्या करना है, रिलीज। यहाँ से हमें सेंसिबल लेटेंट हीट एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो पोरिंग टेम्परेचर से कहाँ होगा, फ्रीजिंग टेम्परेचर पे आएगा। फिर फ्रीजिंग टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर तक हमें उसको ले जाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट आपको क्या करना होगा, रिलीज करना होगा आपको क्या करना है कि पोरिंग टेम्परेचर से फ्रीजिंग टेम्परेचर ले जाना है, फ्रीजिंग टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर तक ले जाना है। या अगर हम बात करेंगे तो फ्रीजिंग टेम्परेचर तक ले जाने में आपको दो हीट लिख लेगा, एक सेंसिबल हीट लिख लेगा और दूसरा क्या होगा, लेटेंट हीट होगा। सेंसिबल हीट जब निकलेगा उसका तो फेज चेंज होगा, और लेटेंट हीट में फेज आपका क्या होगा, टू फेज रीजन में वो चेंज होगा। बट फेज मतलब कि अगर दो फेज रीजन तो दो फेज ही रीजन आपका रहेगा। सेंसिबल हीट लिखेगा इसमें, और पोरिंग टेम्परेचर से आपका फ्रीजिंग टेम्परेचर स्टार्ट होगा। जब फ्रीजिंग टेम्परेचर कंप्लीट हो जाएगा तो स्टार्ट से कंप्लीट तक आपका क्या होगा, लेटेंट हीट आपका निकलेगा। फ्रीजिंग टेम्परेचर पे आने के बाद रूम टेम्परेचर तक आपका क्या होगा, सेंसिबल हीट आपका निकलेगा। तो जो हीट आपको रिमूव करना है वो आपका क्या है, सेंसिबल हीट है, साथ ही साथ आपका क्या है, लेटेंट हीट है। सेंसिबल हीट दो है स्टेट में, आपका एक लिक्विड स्टेट में, आप दूसरा क्या है, फ्रीज सॉलिड स्टेट में है। और लेटेंट हीट आपका एक ही बार है। तो जो हीट रिमूव करना है वो कितना है, रो इंटू वी, इसका मास है, और Cp डेल्टा टी है। तो Cp डेल्टा टी और लेटेंट हीट है। तो इतना हीट हमें क्या करना है, रिमूव करना है। Cp आपका क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, Tb पोरिंग टेम्परेचर है, Tf फाइनल टेम्परेचर है आपका, और ये L होगा। तो जो हीट ट्रांसफर होगा यहाँ से, हीट रिमूव करना है तो यहाँ से हीट का ट्रांसफर होगा। वो जो ट्रांसफर होगा, नेचर जो होगा उसका नॉन पीरियोडिक अनस्टेडी स्टेट होगा। ये आप बाकी डिस्कस समझ सकते हैं इसको हीट ट्रांसफर के टॉपिक में। जो हीट का ट्रांसफर होगा वो नॉन पीरियोडिक होगा और अनस्टेडी स्टेट में हीट का ट्रांसफर होगा। तो वो आगे डिस्कस करते हैं कि हीट का जो ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा, AS के डेल्टा टी बाई रूट ओवर पाई अल्फा टी, जहाँ AS क्या है, सरफेस एरिया है, के आपका क्या, आपका थर्मल कंडक्टिविटी है, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है, टाउ जो है टाइम है, और अल्फा क्या है, थर्मल डिफ्यूजिविटी है, AS आपका सरफेस एरिया है। तो जो हीट का ट्रांसफर होगा वो इस तरह, इतना होगा आपका हीट का ट्रांसफर। हीट जो हमें रिमूव करना है वो इस तरह से हीट रिमूव होगा, हीट का ट्रांसफर इस तरह से होगा। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2। तो ये जो हीट का ट्रांसफर होगा और एक आपका क्या, हीट का रिमूव होगा। तो जो सॉलिडिफिकेशन टाइम होगा टाउ, वो आपका इक्वेशन 1 जो हीट रिमूव करना है या हीट का ट्रांसफर होगा, इसका ये पर सेकेंड होगा। इन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो यूनिट आपका क्या आ जाएगा, आपका टाइम का यूनिट आपका आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सॉलिडिफिकेशन टाइम जो हो जाएगा 1 और 2 के रेशियो के इक्वल होगा। 1 और 2 का रेशियो को और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो टाउ जो हो जाएगा रूट टाउ वी बाई एस इंटू K1। अगर हम बात करें वी को, कैपिटल वी को छोड़ दे तो बाकी अगर हमारा कांस्टेंट है तो, और सरफेस एरिया को भी हम अगर छोड़ दे तो बाकी चीज़ हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और वो कांस्टेंट हमारा आपका अगर K1 है तो यहाँ से रूट टाउ भी यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है बट टाउ तो सॉलिडिफिकेशन टाइम है, वो हमारा कांस्टेंट नहीं है। तो टाउ इस तरह से एक्सप्रेशन हो जाएगा। और फाइनली देखेंगे तो टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये के को रिप्लेस करके हम क्या कर सकते हैं, CM/V/AS होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। सॉलिडिफिकेशन टाइम का ये फॉर्मूला हो जाएगा, टाउ इक्वल्स टू CM/V/AS होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है, आपका सॉलिडिफिकेशन टाइम है। द टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड टू कास्टिंग टू सॉलिडिफाई आफ्टर पोरिंग। जो टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम है वो टाइम रिक्वायर्ड फॉर कास्टिंग एंड टू सॉलिडिफाइंग आफ्टर पोरिंग। पोरिंग करने के बाद उसको
कास्टिंग करने में और सॉलिडिफाई करने में जो टाइम लगता है वो आपका टाइम होगा। यहाँ पे क्या है, क्रोनिनॉफ्स रूल है जो कि आपको एक एम्पिरिकल रिलेशन जो टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम देता है, और वो इस तरह से निकलेगा टाउ सी एम वी बाई एस टू द पावर एन। इससे पहले हमने देखा वी बाई एस टू द पावर 2, वो है आपका एक कंडीशन है, बट आपका इन जनरल बात करेंगे तो टाउ इक्वल टू सी एम वी बाई एस होगा, जहाँ पे सी एम आपका क्या है, मोल्ड कांस्टेंट है, एन आपका एन एक्सपोनेंट है, और जनरल इसका वैल्यू 2 होता है जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है। वी और एस क्या है, सरफेस वॉल्यूम और सरफेस एरिया है रेस्पेक्टिवली। तो इस तरह से इस फार्मूला का यूज हम क्या कर सकते हैं, सॉलिडिफिकेशन टाइम फाइंड आउट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, और जो आपका कोरिनॉफ्स रूल के अनुसार है, एक कोरिनॉफ रूल्स के अनुसार आपका है। ये जो मोल्ड कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है मोल्ड का मटेरियल पे, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ कास्ट मेटल, जो आपको मेल्ट जिस मटेरियल को मेल्ट करना है उसका क्या थर्मल प्रॉपर्टी है, और मेल्टिंग पॉइंट के रिलेटिव में आपने कितना पोरिंग टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, उस पर भी डिपेंड करता है ये मोल्ड कांस्टेंट। कोरिनॉफ्स रूल एक एम्पिरिकल रिलेशन है, और उससे टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम जो होगा टी टाउ, अगर हम एन का वैल्यू 2 ले तो इतना हो जाएगा। ये हमने एक्सप्रेशन लास्ट स्लाइड्स में भी देखा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टाउ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम स्क्वायर, जहाँ पे एम क्या है, वी बाई एस है, और इस एम को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा मॉडुलस है। तो ये जो मॉडुलस है वी बाई एस है, वी आपका वॉल्यूम है और एस आपका क्या है, सरफेस एरिया, इन दोनों का रेशियो को क्या बोलते हैं, हम मॉडुलस बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि व्हाट इज मॉडुलस। मॉडुलस क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ द कास्टिंग, इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं। तो इस एक्सप्रेशन से आप देख सकते हैं कि टाउ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम स्क्वायर है। अगर थिन पार्ट्स की बात करें तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी बाई एस, ये मोटा मोटी इक्वल टू टाउ हो जाएगा, टी हो जाएगा, टी जहाँ की थिकनेस है, तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा, यानी कि टाउ इक्वल टू रूट टी हो जाएगा। तो यहाँ से हम अगर देखेंगे तो टी इक्वल टू C1 रूट टाउ प्लस C2 आप लिख सकते हैं। यहाँ से कांस्टेंट हटाएंगे, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो इक्वल टू देना होगा और कुछ कांस्टेंट देगा, तो हमने यहाँ पे 2 कांस्टेंट दे दिया है, तो ये कांस्टेंट आपका हो जाएगा, जहाँ पे C1 और C2 क्या है, कांस्टेंट है, और ये एक्सपेरिमेंट से निकल सकता है। अगर टाउ 1 आपका थिकनेस 1 है, 2 अगर थिकनेस है, थिकनेस 1 थिकनेस पे इसका सॉलिडिफिकेशन टाइम T1 है, टाउ 1 है, और दूसरा थिकनेस पे इसका सॉलिडिफिकेशन टाइम T2 टाउ 2 है, तो यहाँ से टाउ 1 इक्वल्स टू दिस एंड टाउ 2 इक्वल्स टू दिस लिख सकते हैं। इन दोनों एक्सप्रेशन से आप क्या कर सकते हैं, C1 और C2 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और फाइनली जो थिकनेस, अगर दूसरा कोई थिकनेस के लिए इन जनरल निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला का यूज करेंगे हम थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए, जब हमारे पास डिफरेंट 2 कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आपका क्या हो, सॉलिडिफिकेशन टाइम दिया हो, या डिफरेंट थिकनेस का वर्कपीस आपको गिवन हो, तो क्या होगा आपका सॉलिडिफिकेशन टाइम, वो हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हम डिस्कस कर सकते हैं सॉलिडिफिकेशन टाइम को या थिकनेस को कैलकुलेट करने के लिए, और जो रिलेशन दिया है वो आपका क्या है, कोरिनॉफ्स रूल है। आगे डिस्कस करते हैं, एक प्रॉब्लम है हमारा, और इस पर हम डिस्कस करते हैं कि क्या होगा आपका स्किन, मतलब थिकनेस कितना होगा जब हमारा टाइम कितना है आपका 100 सेकेंड्स है। क्वेश्चन में गिवन है कि molten aluminum was poured in a mold sand and the thickness of solid skin formed after 20 seconds is and 50 seconds are 3 mm and 4.5। 20 सेकंड के बाद उसमें जो स्किन बन रहा है, थिकनेस जो बन रहा है वो 3 mm का है, और 50 सेकंड के बाद जो स्किन बन रहा है वो 4.5 mm है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 100 सेकंड्स के बाद क्या होगा। 3 mm पे 3 mm आपका थिकनेस है तो टाइम 20 सेकंड लग रहा है, 4.5 mm थिकनेस है तो टाइम कितना लग रहा है 50 सेकंड। तो ये फार्मूला यूज कर लेंगे, तो इसमें वैल्यूज रख देंगे 3, और ये इक्वेशन हो जाएगा, एक दूसरा इक्वेशन आपका हो जाएगा। यहाँ से C1 और C2 का वैल्यू निकालेंगे, और C1 का वैल्यू कितना आ रहा है 0.58 और C2 का वैल्यू 0.406 हो जाएगा। C1 और C2 का वैल्यू रख देंगे तो टाउ का जो रिलेशन हो जाएगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं। T3 इक्वल्स टू C1 T3 ऐसा होगा, यहाँ पर रिलेशन रख देंगे, C1 का वैल्यू कितना है 0.58 और C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.406। टाउ 3 का वैल्यू गिवन है 100 है, तो यहाँ से T3 निकल जाएगा कि 100 सेकंड के बाद उसका थिकनेस कितना होगा, और वो हो जाएगा 6.206 mm, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हमने अगर 2
थिकनेस के लिए 2 टाइम दिया हुआ है, तो अगर तीसरा टाइम के लिए क्या थिकनेस होगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया आज की क्लास में सॉलिडिफिकेशन एंड कूलिंग को। तो अभी हमने आज की क्लास में देखा सॉलिडिफिकेशन एंड कूलिंग को, जिसमें हमने कोलिनॉफ्स रूल को डिस्कस किया है और मॉडुलस के बारे में बताया कि मॉडुलस जो होगा वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ द कास्टिंग के रेशियो के इक्वल होगा। हम उसका यूज़ कर सकते हैं 2 थिकनेस के पे 2 टाइम अगर दिया हुआ है तो तीसरा थिकनेस के लिए क्या टाइम चाहिए या तीसरे टाइम के लिए क्या थिकनेस बनेगा, उस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिस्कस कर सकते हैं। और भी प्रॉब्लम्स हम देखेंगे आगे की क्लासेस में। अभी तो हमने एक ही क्वेश्चन देखा है, तो आगे के क्लास में हम डिस्कस करेंगे गेटिंग सिस्टम के बारे में कि गेटिंग सिस्टम फॉर कास्टिंग क्या है। तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।